तो चलिए आज चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसको डिस्कस करते हैं। तो हम इस सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको उन क्वेश्चंस की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां से अक्सर नीट एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है और किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ आपका फोकस कर रहे हैं। तो आपने काफ़ी पढ़ा है और मेरा मकसद अब इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है किस लाइन से। तो इस तरह से अब हम अपने आप को फाइनल प्रिपरेटरी फेज में लेके जा रहे हैं। जो लोग मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक तरह से मैं आपकी एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से रिवाइज करा रहा हूँ। आपको मेरा सजेशन ये होगा कि इसके बाद में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार आप अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी जो सेक्शन है मास्टर क्लास का उसको सॉल्व कीजिए और आसान क्वेश्चंस का भी एक बार कम से कम ऑडियो सॉल्यूशन जरूर सुन लीजिए। और जब आप इतना काम कर लें उसके बाद फिर पास्ट ईयर कीजिए और पास्ट ईयर से आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है और जनरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा। और लास्ट में फिर मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए एंड देन यू आर बेसिकली रेडी फॉर फेस द नीट एंट्रेंस एग्जाम टोटली इन बायोलॉजी। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई और आप जानते हैं कि वी विल बी कंडक्टिंग सम टेस्ट्स बेस्ड ऑन द बायोलॉजी सिलेबस फॉर मास्टर क्लास स्टूडेंट्स एज वेल। सो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बहुत बड़ी मेहनत करेगी और ये जो 50% पार्ट है नीट एंट्रेंस में बायोलॉजी का, दिस वुड बी 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 360, ये आपके पूरे इतनी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस ये आपके इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि यू विल डेफिनेटली गेट अ नेट 85-84 पॉजिटिव आंसर्स। नेट कह रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग हटा के। दिस इज आवर टारगेट और ये बिल्कुल बड़े आसानी से हम 45 मिनट्स में भी अचीव कर सकते हैं। ये मैं तब कहता हूं कि बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है, बार बार कह चुका हूं। नंबर 1, अगर आप 310 320 प्लस नंबर ला रहे हैं और 45 मिनट में ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये अब हमें टारगेट बिल्कुल क्लियर है और इसी हिसाब से अब मैं आपके सामने ये वीडियो को कर रहा हूं। देखिए, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये रही आपकी एनसीईआरटी में एक एक सेक्शन उठाता जाऊंगा और आपको ये बताता रहूंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो 8.1, अगर हम 8.1 देखें, अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी आप भी इसको देख सकते हैं। 8.1 इसमें लिखा है व्हाट इज अ सेल। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वो क्या वजह है, सो द क्वेश्चन दैट वी एक्सपेक्ट हियर इज दे विल आस्क यू व्हाई द सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों कहते हैं इसको लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है हेंस इट इज कॉल्ड, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि वो लाइन एक्चुअली है क्या। यहां से ये क्वेश्चन बनेगा और इसी क्वेश्चन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो आप इस जो डेफिनेशन अब आपने देखी है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की, उसको वायरस पर अप्लाई कीजिए। क्या वायरस उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या उसमें फिट हो रहा है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यों वायरस को बहुत सारे साइंटिस्ट लिविंग नहीं मानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन, व्हाई द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आई वांट टू नो द प्रिसाइज रीजन, एंड नंबर 2, व्हाई वायरस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग बाय मेनी साइंटिस्ट। सो दिस इज अबाउट 8.1। फिर अगर आप 8.2 पर आएंगे तो सेल थ्योरी। सो 8.2 में जो बेसिकली सेक्शन है दैट वुड बी सेल थ्योरी। अब इसके बारे में देखिए क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। सो हम आए 8.2 और इसमें हमने कहा सेल थ्योरी। अब देखिए ध्यान से, सेल थ्योरी में जितने भी साइंटिस्ट हैं बिल्कुल प्रिसाइज नॉलेज चाहिए। ऐसा तो नहीं कि यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, आपको ये पता है कि थियोडर श्वान था और मैथियास श्लाइडन था और रुडोल्फ विर्को था, इन तीनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली बताइए कि नेशनैलिटी क्या थी, कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, किसने प्लांट सेल्स को स्टडी किया, किसने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, सेल वॉल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करी, और रुडोल्फ विर्को का जो फेमस एफोरिज्म है ओमनिस समथिंग, वो एक्चुअली पूरा क्या है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। और लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से हम सेल थ्योरी को आज पढ़ते हैं उनमें ये 2 पॉइंट्स क्या है।
ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि फ्रेमवर्क क्या है जिसमें आपने इस सेक्शन को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक और बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि ये जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी है, सो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, इसको आप गूगल कर सकते हैं और आप ये देखिए कि इसका मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है मुझे, दो तरफ आप जरूर इशारा कीजिएगा कि क्या कुछ एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग के बारे में भी बात होती है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी में, और क्या जेनेटिक मटेरियल की भी कोई बात होती है। सो ये मैंने आपसे कहा कि 8.2 में, और इतना एक्सटेंशन एनसीईआरटी का, दिस शुड बी एनफ। अब उसके बाद में एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो 8.3 में ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो ओवरव्यू ऑफ द सेल में बेसिकली आप ये देखिए कि यहां पर उन्होंने ये बताया है कि सेल सारे एक ही तरह के नहीं है। सो सेल अलग अलग तरह के हैं, उनकी शेप अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए एडेप्टेड हैं। तो मैंने आपको सेल डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कराया था कि सेल को इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए एक सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो और दूसरा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल डिवाइड नहीं करता है तो ग्रो करेगा तो उसके दोनों रेशोज खराब होंगे और उसकी फंक्शनिंग फिर एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं आपकी बॉडी में, आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ न्यूरॉन की, मैं बात कर रहा हूँ से फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल सेल की, जो या तो कभी डिवाइड नहीं करते हैं या बहुत रेयरली वंस इन अ लाइफ टाइम कभी एक बार डिवाइड कर गए तो कर गए। तो अब अगर ऐसे सेल ग्रो कर रहे हैं तो उनमें किस तरह की एडेप्टेशन है कि उनमें ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो जो है वो गड़बड़ नहीं होता है, और किस तरह से उनकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रहती है, ये एक एक्सटेंशन यहां पर आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक और चीज बड़े ध्यान से देखिएगा कि मुझे पता होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, मुझे पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोसोल किसे कहते हैं, मुझे पता होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज किसे कहते हैं, और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनलीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइबोसोम कौन कौन से सेल में मिलता है, क्या किसी ऑर्गेनली के अंदर भी मिल सकता है, व्हाट अबाउट सेंट्रियोल, व्हाट अबाउट न्यूक्लियोलस। सो प्रिलिमिनरी यहां पर मेरे को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सेल के चारों तरफ एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, उसके बाहर भी कुछ सेल वॉल जैसी चीज है क्या, किसी सेल में उसके बाहर भी सेल एनवलप है क्या, हम आगे देखेंगे इसको प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके अलावा फिर हम सेल के अंदर देखेंगे क्या है, साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूक्लियस क्या चीज है, व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनलीज के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह की ऑर्गेनलीज हैं, क्या सारी ऑर्गेनलीज मेम्ब्रेन बाउंड हैं और कौन सी कहां मिलती है। इस तरह की चीजें इन्होंने यहां पर आपके सामने डिस्कस की हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। तो अगर आप यहां पर ये सेल्स का एक डायग्राम देखेंगे तो क्या आप इनकी शेप और साइज से इनके फंक्शन को कोरिलेट कर पा रहे हैं? कैन यू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट, कैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेल है इतना ब्रांच्ड है एक तरफ और काफी लंबा सेल है, इसका क्या फंक्शन हो सकता है? ये टाइटली प्लेस सेल्स, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये क्या करेंगे? और आप एक और बात ध्यान रखिए, यहीं पर मैंने आपसे कहा कि इस तरह के सेल जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हैं, उनमें क्या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्केलेटल मसल सेल की बात करूं जिसे मसल फाइबर कहते हैं, तो इलोंगेटेड सेल है, काफी ज्यादा सरफेस एरिया है और सिंसाइशियम है, मल्टी न्यूक्लिएट है। तो इस सेल में ग्रोथ से ना तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो खराब होना है, ना सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो खराब होना है। इस तरह से एक बार थोड़ा सा डिफरेंट सेल्स के बारे में समझिए। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ अ मैच्योर आरबीसी नॉट हैविंग से फॉर एग्जांपल अ न्यूक्लियस? व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ अ मैच्योर आरबीसी हैविंग अ शेप एज अ बाइकॉन्केव डिस्क? सो जस्ट ट्राई टू डेवलप योर इंटेलेक्ट।
देखिए ये सेल पढ़ रहे हैं हम, ये सेल, आपकी जो पूरी बॉडी है वो सेल की बनी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स। तो ये बात ध्यान से समझिए, जब आप सेल को पढ़ रहे हैं तो आप वर्चुअली वो बेसिक चीज पढ़ रहे हैं जिसमें बाकी सारी चीज डिपेंड करती है, आपकी जो भी बायोलॉजी में चीज आ रही है। सो जब आपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह दिया तो आपको सबसे ज्यादा ढंग से समझ में क्या आना चाहिए, सेल, क्योंकि इसके ऊपर फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, उनकी फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये सब चीजें बड़ी आसानी से बिल्ड की जा सकती है अगर आपको बेस लेवल पर बेसिक इंफॉर्मेशन ढंग से पता है। तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं 8.4 पे। सो 8.4 में प्रोकैरियोटिक सेल्स दिए हुए हैं। तो देखिए 8.4 विल बी प्रोकैरियोटिक सेल। बड़ा कॉमन क्वेश्चन यहां से आता है। आप जानते हैं कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डिस्क्राइब्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इसी यूनिट से क्वेश्चन आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आ सकता है। तो देखिए अब हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट कैन बी द क्वेश्चन। पहला तो क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैरियन, कैरियन किसे कहते हैं और प्रो का मतलब क्या है। और मुझे ये बताइए कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस स्पेशल रीजन में पड़ा हुआ है, उस रीजन का नाम बताइए जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। मुझे ये बताइए कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है, क्रोमोसोम कितने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या शेप होती है, क्या सर्कुलर है कि लीनियर है, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने के लिए आनी चाहिए। और क्या बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। व्हाट अबाउट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, क्या कुछ ऑर्गेनेलीज आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगी। एक और क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज जो फंक्शन कर रही हैं क्या वो फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो उसके पास तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो ये फंक्शन एक्चुअली कहां होगा। ये इस तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब आप बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, आप जानते हैं कि यहां पर ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आएंगे। इनके बारे में आप पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, यहां पर उसको रीइंफोर्स कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले सेल एनवलप पढ़ना है। आपने ये देखना है कि 3 लेयर्स हैं, मैं बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूं, 3 लेयर्स हैं। और आपने सेल एनवलप में 3 लेयर्स में क्या आपको पता है कि बाहर वाले को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह का होता है, क्या आपको आइडिया है? डू यू नो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट से फॉर एग्जांपल। उसके बाद में जो अंदर का जो ट्यूनिक है इसको आप सेल वॉल कहते हैं। अब आप ये बताइए बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है, ये कंपाउंड कितना यूनिक है, कहीं और मिलता है कि नहीं है। सो ये उसमें क्रॉस लिंकिंग किस चीज से होती है, यहीं से एक्सटेंशन में आपको समझ में आना चाहिए कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक किस तरह से है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फिर सबसे अंदर आप जानते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और आपने ऊपर कहा ग्लाइकोकैलिक्स, तो आपने इस चीज को कहा सेल एनवलप। ये एक सेल एनवलप की आपने बात करी। अब यहां पर मुझे एक और चीज जो समझ में आनी चाहिए वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में मुझे ये बताइए कि बेसिक स्टेन कौन है, कौन सी चीज बेसिक स्टेनिंग करती है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मॉर्डेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मॉर्डेंट किसे कहते हैं, और वो क्या चीज है जो मॉर्डेंट का काम करेगी। इसके अलावा हम जो डी कलराइजर यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसका फंक्शन क्या है और वो होता क्या है, और फिर वो कौन सा केमिकल है जो काउंटर स्टेन की तरह काम करता है, और ग्राम स्टेनिंग पर वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको आप ग्राम पॉजिटिव और जिनको आप ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहेंगे। मुझे डिफरेंस चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। थिकनेस के बारे में, सेल वॉल के बारे में चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि लाइपोपॉलीसेक्राइड की लेयर किस में है और लाइकोपॉलीसेक्राइड की लेयर का क्या रिलेशन है
पैथोजेनेसिटी से। ये सारी की सारी चीजें चाहिए। तो ग्राम स्टेनिंग में मुझे बेसिक स्टेन, मॉर्डेंट, डीकलराइजर, काउंटर स्टेन, देन आई विल क्लासिफाई इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई विल नीड द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोर स्पेसिफिकली आई विल थिंक अबाउट द लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, किस तरह के बैक्टीरिया में होती है, और पैथोजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी से इसका क्या रिलेशन है। दिस शुड बी द क्वेश्चन जो कि ग्राम स्टेनिंग पर आपको पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर हम बाहर से ही शुरू करें तो मुझे यह बताइए कि इसके सरफेस पे क्या क्या अपेंडेज हो सकते हैं। सो बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे मुझे अगला जो क्वेश्चन देखना है वो ये है कि सरफेस पर अपेंडेजेस कौन से हैं। सो मैंने एक बार प्रोकैरियोट को डिफाइन किया पहले क्वेश्चन में, मैंने ग्राम स्टेनिंग करी और मैंने सेल एनवलप को देखा कितनी लेयर्स हैं, और अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि सरफेस पर इसके कौन कौन से अपेंडेजेस हैं। सो अपेंडेजेस में, और देखिए 3 तरह के अपेंडेजेस होते हैं, आप नाम याद कीजिए। उनमें से कॉन्जुगेशन में कौन इस्तेमाल होता है, किस तरह के प्रोटीन से इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट से अटैचमेंट का फंक्शन कौन करता है, और लोकोमोशन कौन करता है। सो अलग अलग अपेंडेजेस, उनका अलग अलग फंक्शन। तो लोकोमोशन वाले की हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। दिस इज फ्लैजेलम। सो बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजेलम होता है। मुझे यह पता करना है कि इसका प्रोटीन कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मुझे यह भी पता होना चाहिए कि क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजेलर इंसर्शन में कोई अंतर है। पहली चीज तो इसका मुझे पता लग गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज मुझे यह पता होना चाहिए कि इसका जो मूवमेंट है उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए पैटर्न क्या है। सो से फॉर एग्जांपल, क्या ये रोटरी मोशन है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, किस तरह से ये मूव करता है। और एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक फ्लैजेलम एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम के बारे में एक तो स्ट्रक्चर और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह से, किसमें किस तरह की मूवमेंट है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। यहां पर फ्लैजेलम पे क्वेश्चन बन सकता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू इग्नाइट योर माइंड दैट आर यू केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दीज फैक्ट्स दैट यू डेफिनेटली मस्ट हैव रेड समवेयर। जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको सरफेस अपेंडेज पे भी पता चल गई। और उसके बाद में जब आप अंदर आएंगे तो पहले सेल वॉल पर आएंगे। हमने देख ही लिया कि सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, ग्राम स्टेनिंग हमने देख लिया, पेनिसिलिन क्या करता है। उसके बाद जब आप आएंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी है जैसी यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरा, मैं यहां पर आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। खास तौर पे जो लिपिड्स हैं वो किस तरह के दोनों में डिफर करते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से डिफर करती है, और किस तरह से यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में ये जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये जो आर्की बैक्टीरिया है दे कैन फंक्शन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। मेम्ब्रेन लीक क्यों नहीं होगी, प्रेशर कैसे सस्टेन कर सकते हैं, इस तरह के जो एक्सट्रीम कंडीशंस में आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, उसका कोरिलेशन सेल मेम्ब्रेन के साथ में होना चाहिए। सो एक तो ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद जब आप अंदर आएंगे, साइटोसोल के अंदर आएंगे, तो मेरे को वो रीजन बताना है जहां पर मेन क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं इसको, मुझे बताइए। क्या यहां पर जो डीएनए पैकेजिंग होती है कि नहीं होती है? पहली चीज तो बिल्कुल प्रिसाइज नॉलेज चाहिए कि यहां पर डीएनए पैकेजिंग होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या उसमें यूकैरियोट्स की तरह हिस्टोन प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं। और मुझे बताइए कि ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर है कि लीनियर है, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, और मेन क्रोमोसोमल जो डीएनए है जो क्रोमोसोम पर लोकेटेड है वो क्रोमोसोम कितने हैं। पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गई। मुझे एक और टर्म बताइए कि क्या आपको, हालांकि ये टर्म अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन फिर भी डू यू नो द मीनिंग ऑफ जीनोफोर।
क्या आपको जीनोफोर का मतलब पता है? एंड डू यू नो दैट मेनी बैक्टीरियल सेल विल हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? सो बहुत से बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए, हो सकता है। और क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? और क्या आप इसके फंक्शन को कोरिलेट कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से? रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर्स में क्या प्रिसाइज रोल है इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, और क्यों वो इस रोल को कर पाता है? बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाई इज इट परफॉर्मिंग द रोल दैट यू आर थिंकिंग दैट दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी प्लेइंग इन, से फॉर एग्जांपल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज। What are inclusion bodies? This is very very important. जितनी भी तरह की आप inclusion bodies के बारे में जानते हैं, मुझे पता होना चाहिए कि देखिए, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? ये तो बेवकूफ़ी का क्वेश्चन हो जाएगा। आप पहले ही कह देंगे कि सर नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है ना? और कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, उस तरह की मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। ये तो बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। फिर मुझे बताइए इनका फंक्शंस क्या है? इनका फंक्शंस क्या है? अगर आप कहते हैं स्टोरेज है, तो क्या आपको डिफरेंट नेम्स पता है कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं? कुछ ग्रेन्यूल्स के नाम आपने सुने हो, कुछ और बात सुनी हो, तो मुझे बिल्कुल प्रिसाइज नॉलेज चाहिए कि कितनी तरह के इंक्लूजन बॉडीज के बारे में आप जानते हैं, और क्या रिलेशन है ये और गैस वैक्यूल्स में। और गैस वैक्यूल्स इस तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया खास तौर पे, उन पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो इंक्लूजन बॉडीज और गैस वैक्यूल्स, ये मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसके ऊपर डीएनए है, तो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो जीन्स होंगी, और जीन्स की जो प्रिलिमिनरी डेफिनेशन है वो यही है कि जीन्स जो है वो सेगमेंट है डीएनए की जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती हैं। तो बैक्टीरिया भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता होगा, और प्रोटीन जो सिंथेसिस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। सो दैट मीन्स आई मस्ट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज a prokaryotic ribosome. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है? दूसरी चीज, इसकी दो सब यूनिट्स कौन कौन सी, हाउ दे आर क्लासिफाइड, क्या कहते हैं उनको? और मुझे ये बात बताइए कि देखिए, जैसे यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, डू यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर जेनेटिक्स एंड डू यू नो व्हाट इज अ पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम? क्या आप जानते हैं कि पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम जो फॉर्मेशन है उसमें जितने भी राइबोसोम्स हैं वो सेम प्रोटीन को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, दे आर ट्रांसलेटिंग द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड एवरी राइबोसोम इन अ पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम विल बी ट्रांसलेटिंग द सेम प्रोटीन। ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है तो क्या इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता? से फॉर एग्जांपल, डीएनए रेप्लिकेशन की कहानी क्या, कैसे करेंगे ये? आप जानते हैं बाइनरी फिशन से पहले क्या होना चाहिए? डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए। आप अपनी 9th की एनसीईआरटी याद कीजिए, 10th की एनसीईआरटी, तो उसमें बाइनरी फिशन में जो डीएनए है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। तो अगर आपने मियोसिस जैसा सेल डिवीजन देखा, उसमें भी क्रोमोसोम शुरू में एक अटैचमेंट प्लेट से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन का क्या रोल हो सकता है सेल डिवीजन में? और देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीएनए रेप्लिकेशन में, से फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही कर देती है या उसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स हैं? और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजोजोम, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मीजोजोम? बहुत से लोग मानते हैं कि यह आर्टिफैक्ट हो सकता है। जब आप सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के लिए फिक्स करते हैं तब ये आर्टिफैक्ट्स बन सकते हैं, बहुत से लोगों का ये मानना है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी मीजोजोम के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रही है। इनफोल्डिंग्स है मेम्ब्रेन की, और ये देखिए दे हेल्प इन क्या क्या फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन। देखिए बहुत सारे फंक्शंस किसके लिखे हैं? मीजोजोम के। सबकी लिस्ट बनाइए, एक एक आप
आपको पता होना चाहिए। और एक मुझे ये बात बताइए कि क्रोमैटोफोर्स भी क्या इसी तरह के कुछ वेसिकल्स हैं जो कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड है, और क्रोमैटोफोर्स का प्रिसाइज फंक्शन क्या है, क्रोमैटोफोर्स का प्रिसाइज फंक्शन क्या है, और अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो क्या आप क्लोरोसोम के बारे में कुछ जानते हैं। सो ये सारे की सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं 8.4.1 अगर मैं इस प्रोकैरियोटिक सेल आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो यहां पर ये साइज दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस आप देखेंगे, मीजोजोम की बात करेंगे, वेसिकल, देखिए मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया था वेसिकल, और याद कीजिए मैंने क्रोमैटोफोर के लिए शब्द वेसिकल इस्तेमाल किया था, क्या आपको याद है कि नहीं, ट्यूब्यूल्स और लेमिले और उनका फंक्शन क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, और कुछ प्रोकैरियोट्स में ये क्रोमैटोफोर क्या होते हैं। और फिर हमने अपेंडेज की बात करी थी, और अपेंडेज में हमने कहा था पाइलाई, मैंने आपसे कहा था आप पढ़िए, मैं नहीं लूंगा इनके नाम, कौन कौन से अपेंडेज हैं, कौन अटैचमेंट में है, कौन कॉन्जुगेशन में है, कौन से फॉर एग्जांपल लोकोमोशन में है, और बैक्टीरियल फ्लैजेलम और यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में क्या बेसिक डिफरेंस है, और फिर राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। ये कहानी अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि प्रोकैरियोटिक सेल से जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह के स्फीयर में पूछेंगे। कुछ जगह मैंने आपको एक्सटेंड किया है एनसीईआरटी से, मैंने आपसे कहा है ग्राम स्टेनिंग पूरा ढंग से पढ़िए, फिर मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपको आइडिया दिया कि बहुत से लोग कहते हैं कि मीजोसोम्स आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। और एक और चीज देखिए, फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में पढ़िए, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, राइबोसोम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा एनसीईआरटी के स्फीयर को आप क्या करें, एक्सटेंड करें। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप मास्टर क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, क्योंकि उसमें उसके आसपास की चीज को मैंने जरूर कवर किया होगा जो आपको एनसीईआरटी के एक्सटेंशन से कंप्लीटनेस देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी 8.5 पर आती है, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं इस वीडियो में, इसके ज्यादातर पार्ट्स को मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में, फिर मुझे ये बताइए कि कैरियन का मतलब अब आपको पता है, यू का मतलब क्या है, और ये जो ट्रू शब्द आता है यू के लिए, ट्रू न्यूक्लियस का एक्चुअल मतलब क्या है, what exactly is the actual meaning of a true nucleus. So why these cells they are called as eukaryotes. So अब हम समझ गए कि कैरियन इज अ न्यूक्लियस, यू इज ट्रू न्यूक्लियस। सो हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ न्यूक्लियर एनवलप, व्हाट एग्जैक्टली इज अ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द फंक्शन दैट इज प्लेड बाय द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए। मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। मैं एक तो आपसे कह रहा हूं मुझे न्यूक्लियर एनवलप बताइए एग्जैक्टली किसे कहते हैं, और फिर मुझे बताइए कि ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस क्या है और इनका प्रिसाइज फंक्शन क्या है। एक तो ये बात यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। एंड डू यू नो द वर्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन, इस वर्ड को पढ़िए कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है यूकैरियोटिक सेल में। ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी एडवांटेज है प्रोकैरियोटिक सेल पे। व्हाट एग्जैक्टली इज कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड हाउ इट मेक्स द वर्किंग ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, इफ आई कैन से दिस वर्ड, मोर एफिशिएंट देन से फॉर एग्जांपल अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो ये शब्द मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन, मीनिंग, इसका मतलब क्या है। आगे देखिए, इसके बाद जब आप जाएंगे तो यहां पर एक डायग्राम है, ये प्लांट और एनिमल सेल के बाद में इसमें डिफरेंसेस हैं। आपने इसको टेबुलर फॉर्म में भी रखा होगा। नीडलेस टू से जब से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आपने 8th 9th में भी पढ़ा, 10th 11th में भी पढ़ा, अब भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपकी नॉलेज एक्सटेंड होनी चाहिए और आपको प्रिसाइज पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। किसी भी दिन कोई क्वेश्चन कंपैरिजन पे आ सकता है कि कौन सा इनकरेक्ट है दोनों के बीच में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में कॉमन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो की मैं जो लास्ट चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, दैट इज रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब दिमाग लगाइए। पहली चीज तो यह आ सकता है कि फॉस्फोलिपिड क्या चीज है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मुझे बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं बनाने में।
तो वो लिपिड्स का नाम बताइए, कौन कौन से लिपिड्स हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर मैं ही बता देता हूं, फॉस्फोलिपिड के बारे में बताइए कि फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, क्या फायदा है, क्यों मैं इसको बहुत सूटेबल मॉलिक्यूल समझ रहा हूं टू मेक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्रिसाइसली काम क्या करना है, तो सेल मेम्ब्रेन की दो चीजें समझिए, एक उसका स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, दूसरा उसके फंक्शंस कौन कर रहा है। प्रोटीन्स का क्या काम है सेल मेम्ब्रेन में, what are integral proteins, what are peripheral proteins, do you know the terms extrinsic and intrinsic, ये सारे शब्द मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा चीज ये है, क्या फॉस्फोलिपिड के अलावा और कोई लिपिड भी है क्या जो कि से फॉर एग्जांपल एनिमल सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता हो। एंड डू यू नो दैट दिस थिंग इज अ स्टीरॉल, और इसमें स्टीरॉल न्यूक्लियस होता है, आप इसे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड, हालांकि उसमें ना फैटी एसिड है ना ग्लिसरॉल है, फिर भी उसे आप क्या कह रहे हैं, लिपिड कह रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लेता हूं कि व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ लिपिड, और मैं इससे भी आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि आप प्रिसाइसली जानते हैं कि लिपिड कहते किसे हैं, क्या आप प्रिसाइसली जानते हैं लिपिड कहते किसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप जानते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूं। दूसरी चीज, आपने जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात आती है, तो क्वेश्चन किस पर आता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पर, किसने दिया, सबसे पहली चीज। और इसमें मुझे ये बताइए कि जो मैंने अभी आपसे बात करी फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की और कोलेस्ट्रॉल की, चार चीजों की मैंने बात करी, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, और मैंने बात करी कार्बोहाइड्रेट की, और मैंने बात किया कोलेस्ट्रॉल की। मुझे क्या आपको इनका लोकेशन बहुत अच्छी तरह से पता है, फॉस्फोलिपिड कहां होता है, प्रोटीन कहां होता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा इंटीग्रल, पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अंदर की तरफ नहीं दिखाई देगा, केवल सरफेस पे है। व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ग्लाइकोलिपिड एंड अ ग्लाइकोप्रोटीन, और क्या प्रिसाइज फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। आरबीसी, जो ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन का एवरेज कंपोजिशन दिया हुआ है, कितने परसेंट लिपिड्स और कितने परसेंट प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं लिपिड से कोरिलेट करूं या प्रोटीन से कोरिलेट करूं, और फंक्शनिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कैरीड आउट बाय, इसके लिए मैं आंसर लिपिड दूं या प्रोटीन दूं। अब मुझे कुछ प्रोटीन्स के बात समझ में आ रही है, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी से फॉर एग्जांपल अ चैनल। For example, what would be a channel? Ion channel. What is a sodium channel? Potassium channel. ATP synthase क्या है? और क्या आप ये देख पा रहे हैं कि से for example, what is a pump? What is a pump? प्रोटॉन पंप क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स में बेसिक प्रोसेसेस को कौन ड्राइव करता है, प्रोटॉन पंप ड्राइव करता है, और सोडियम पोटाशियम पंप आपको याद आ रहा होगा एनिमल सेल से। सो किस तरह से आप इनके फंक्शंस को कोरिलेट कर पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। और याद रखिए, जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम में बहुत सारे बीच में एंजाइमेटिक फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। व्हाट एग्जैक्टली इज अ जी प्रोटीन। तो मुझे एक और चीज मैं आपकी एनसीईआरटी से एक्सटेंड करके एक आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इट विल बी गुड इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ जी प्रोटीन एंड व्हाट एग्जैक्टली प्रिसाइसली इज द रोल ऑफ जी प्रोटीन इन सेल सिग्नलिंग। ये भी चीज आपको एक बार सीख लेनी चाहिए। यू हैव टाइम अवेलेबल, आप इस काम को कर सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में मुझे केवल ये समझा दीजिए कि फ्लूइड क्यों कह रहा हूं इसको, why I am calling it as fluid, what is the measure of fluidity of the plasma membrane। मुझे ये बताइए, what is a lateral transport of elements within the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लेटरल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, और इसको आप फ्लूइडिटी से कैसे मेजर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि लेटरल ट्रांसपोर्ट के बारे में मुझे बताइए कि प्रोटीन और लिपिड्स में से कौन से लेटरली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कौन से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, और किस स्पेसिफिक चीज को मैं फ्लूइडिटी का मेजर कहूंगा। और फिर मेरे को यह बताइए कि क्या इस फ्लूइडिटी पे कोई चेक भी है, क्या हम इसे क्वासी फ्लूइड कह सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि ये बेसिकली कोलेस्टेरॉल करता क्या है,
ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। इसी तरह मुझे एक और बात बताइए कि एर्गोस्टिरॉल किस में मिलता है, फाइटोस्टिरॉल किस में मिलता है। तो ये चीज मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आनी बहुत जरूरी है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि लेटरल मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया, आप ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्लिप फ्लॉप, और कौन सी चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लिप फ्लॉप कर सकती है, इसका एक तो मतलब क्या है और ये कौन सी चीज फ्लिप फ्लॉप कर सकती है। और फिर मुझे बताइए कि ये मोजाइसिज्म कैसे आया, ये जो रैंडम पैटर्न है, पैची पैटर्न है, ये किसकी वजह से है। और मुझे अब ढंग से समझ में आ गया कि फ्लूइड क्या है, मोजाइक क्या है, फॉस्फोलिपिड्स कैसे ओरिएंटेड हैं, कोलेस्ट्रॉल का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स किस तरह से लोकेटेड है, एसोसिएटेड है सेल मेम्ब्रेन के साथ में, क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सेल सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है वो ज्यादातर प्रोटीन्स होंगे। दूसरी चीज, क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बाहर की तरफ है। और सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये जो सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स है इनका प्रिसाइसली क्या फंक्शन है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन में सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। सो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बाद में फिर इसकी फंक्शनैलिटी पे आ जाएगी बात। इसको आप कई जगह इस्तेमाल करेंगे कि आप मुझे बताइए कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या चीज डिफ्यूज हो सकती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी क्यों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर अ सब्सटेंस दैट कैन फ्रीली से फॉर एग्जांपल डिफ्यूज अगेंस्ट द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक मोइटी है, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे कराएं। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट में इस चीज को बताया हुआ है, फैसिलिटेट कराएं। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएं। एक्वापोरिन्स के बारे में पढ़िए कि एक्वापोरिन्स क्या है, हालांकि प्लांट में हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, लेकिन दोबारा रिवाइज कीजिए। और ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। और फिर वही बात जो हमने प्लांट वाटर रिलेशन में किया था, फ्लैसिड सेल किसे कहते हैं प्लांट सेल में, विल्टेड सेल किसे कहते हैं, टर्जिड सेल किसे कहते हैं, टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल किसे कहते हैं, वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको एक्वापोरिन्स के साथ में अभी रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको ये 8.5.1 जो यहां तक मैंने आपको सारी बात बता दी है। सो दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आप रिवाइज कीजिए इसके सारे क्वेश्चंस, और जब यहां तक के क्वेश्चन हो जाएं तो अगला पार्ट वीडियो का मैं आपको जो दूंगा वो जो बचा हुआ चैप्टर है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।